हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दीपक क्लासेस पर। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिक्स जीके का तीसरा क्लास है अबाउट महाराष्ट्र। आपको दिख रहा होगा जो हमारा तीसरा क्लास आज शुरू हो रहा है अबाउट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी लेंगे, पूरी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी, एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को, महाराष्ट्र की एक एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे, एक एक बिंदु को हम लोग जानेंगे। जो बिंदु परीक्षा में आता है, वनडे एग्जाम में जो बिंदु आएगा, सारे बिंदु को हम टच करेंगे, सभी बिंदुओं को लेकर आएंगे आपके बीच। और अभी जो एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, जीडी के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कई क्वेश्चन आते हैं और महाराष्ट्र जीके आप पढ़ते हैं तो अपने जीके का कम से कम 5% जीके, 5% जीके अकेले महाराष्ट्र कवर करता है आपका, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है यह। तो हम महाराष्ट्र के बारे में शुरू करते हैं। पूरी क्लास जो हमारी है आज की इसी पे निर्भर रहेगी, महाराष्ट्र पर। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ? सबसे पहले हम इसके गठन को जानते हैं। इसका गठन कब हो रहा है? महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हो रहा है, देखिए ध्यान से। तो महाराष्ट्र का जो गठन है, महाराष्ट्र का गठन जो है, महाराष्ट्र का निर्माण कब हो रहा है, कब ये अस्तित्व में आया राज्य? तो ये 1 मई वर्ष 1960। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराष्ट्र राज्य का जो गठन है 1 मई 1960 में यह अस्तित्व में आता है राज्य। 1 मई 1960 को इस राज्य का गठन हो रहा है और इस राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई। ध्यान दीजिएगा, मुंबई बहुत ही, महाराष्ट्र हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी इकोनॉमिकल सिटी है महाराष्ट्र। मुंबई को आप लोग जानते हैं। तो मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र स्टेट हम लोगों ने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र का गठन जो है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हो रहा है। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नहीं है। राष्ट्रीय सीमा है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी सीमा नहीं है। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मध्य प्रदेश, उसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं थी। अभी उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान, राजस्थान की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। किस देश के साथ स्पर्श हो रही थी राजस्थान की सीमा? पाकिस्तान के साथ स्पर्श हो रही थी। जबकि मध्य प्रदेश की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं थी। हम लोगों ने उसके बारे में पूरी जानकारी लिया, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। जबकि महाराष्ट्र राज्य में हम आए हैं तो महाराष्ट्र में भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। आइए, बल्कि 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। कितने राज्यों के साथ? तो 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र राज्य की सीमा साझा होती है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात पड़ेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा। ये 6 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश की। 6 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा साझा होती है। और ये 6 राज्य कौन कौन से? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और जी फॉर गोवा, गोवा है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, इन 6 राज्यों के साथ, इन 6 राज्यों के साथ इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा स्पर्श होती है। आइए, जिलों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो स्किप करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।
वीडियो स्किप करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ढेर सारे मैटर आपको मिलेंगे। आप पूरा एक बेहतर नोट आपको दे रहे हैं दीपक क्लासेस की तरफ से। जो भी नोट दिया जा रहा है आपको वेल एंड मेंटेन नोट है, आपके लिए एकदम से परीक्षा में फंसेगा ही फंसेगा। फिर मिलेंगे परीक्षा के टाइम में। और देखिए जिलों की संख्या कितनी है, 36 है। 36 जिले हैं महाराष्ट्र में, कुल जिलों की संख्या 36 है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36 है। और इस प्रदेश की राजभाषा क्या है? अब देखिए हम एक बात पिछली क्लास में भी कर रहे थे कि ज्यादातर राज्यों की भाषा हिंदी है, कुछ राज्यों की भाषा हिंदी से अलग है। जैसे महाराष्ट्र की भाषा अलग है, मराठी है, और हम लोग खूब इसके बारे में बेहतर जानते हैं। कोई महाराष्ट्री आता है, कोई मुंबई वाला आता है तो खूब मराठी बोलता है, वो उसकी बोली को कहता है मराठी है, तो हम लोग जान पाते हैं, बहुत लोग जान पाते हैं। तो कोई जानता ही नहीं कौन सी बोली बोलता है, वो असल में कौन सी बोली होती है, वो होती है मराठी बोली। तो खैर हमसे लेना देना क्या है, हम लोग जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजकीय भाषा क्या है, मराठी है। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र की राजकीय भाषा मराठी है। और राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु विशालकाय गिलहरी। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजकीय पशु विशालकाय गिलहरी आता है। और राज्य पक्षी क्या है महाराष्ट्र का? राज्य पक्षी तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर, हरियल पक्षी जिसे कहते हैं, पीले पैरों वाला हरा कबूतर जिसे हम हरियल पक्षी के नाम से जानते हैं। पीले पैरों वाला हरा कबूतर जिसे हम हरियल पक्षी के नाम से जानते हैं। आइए इस वीडियो को आप यहीं पे स्किप करके पूरा शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। पीले पैरों वाला हरा कबूतर जिसे हरियल पक्षी कहते हैं, यह क्या है? महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। हरियल पक्षी किस प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है? यह नाम आया तो बता दिया जा रहा है आपको, हरियल पक्षी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जब बारी आएगी उत्तर प्रदेश की तो चर्चा इसकी होगी। जब बारी आएगी उत्तर प्रदेश की तो इसकी चर्चा होगी, बस हरियल पक्षी की चर्चा होगी। हरियल पक्षी की चर्चा बहुत होती है उत्तर प्रदेश में। बाकी जानिए राज्य पक्षी क्या है महाराष्ट्र का? पीले पैरों वाला हरा कबूतर जिसे हम हरियल पक्षी कहते हैं। आइए अगले पेज पे चलते हैं। राजकीय वृक्ष आम है। क्या है राजकीय वृक्ष? आम है। ये ठीक है, आम है भैया। राजकीय वृक्ष क्या है? आम है। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष आम है। एकदम डायरेक्ट मूव टू माइंड करने का प्रयास है कि इतनी बार इतनी फ्रेश वैल्यू आपके पास तक पहुंचाई जाए कि आपके दिमाग में सेट हो जाए सारे मसले, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर कि राजकीय वृक्ष क्या है भैया महाराष्ट्र का? आम है। आइए प्रशासन में चलते हैं महाराष्ट्र के। अब महाराष्ट्र के प्रशासन में एंट्री होगी। चलिए प्रवेश करते हैं महाराष्ट्र के प्रशासन में। क्या प्रॉब्लम है आ जाइए। तो प्रशासन में हम बात कर रहे थे, जिस दिन से हम लोगों ने स्टैटिक्स जीके शुरू किया है उसी दिन से बात शुरू हुई है। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद। विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है। आइए, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सभी राज्यों में है। तो विधानसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में कितनी है? 288, 288 है। 288 है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 288 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 19 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। 48 है, 48 है। लोकसभा सीटों की संख्या 48, 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। विधानसभा सीटों की संख्या 288, 288 है। अच्छा, एक बात और नोटिस करिए, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो सेकेंड पोजीशन पे आता है आपका महाराष्ट्र। क्योंकि देखिए 48 से संख्या बहुत संख्या है, कम संख्या नहीं है।
भैया 48 सांसद जाते हैं चुन के, कितने 48, बहुत संख्या है। और हमारे उत्तर प्रदेश की तो बात ही अलग है, यहां से पूरी भर भर के गाड़ी भर भर के जाते हैं, 80 सांसद जाते हैं, पूरी एक बारात जाती है सांसदों की। कहा जाता है हमारे भारत में जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है उसका रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। दिल्ली में उसी की सरकार बनती है, किसी की भी सरकार बनेगी उसका रास्ता कहां से जाएगा, उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। उत्तर प्रदेश में जितने सीटें ज्यादा लिया दिल्ली में शासन वही करेगा। देखिए 14 में मोदी जी ने ज्यादा सीट ले लिया उत्तर प्रदेश में, जादू चला था, सुने थे हम लोग, जादू चल गया, मोदी मैजिक, ज्यादा सीट ले लिए, सरकार बन गई दिल्ली में। आइए अब बात करते 19 में भी पूरा एक तरफ खूब मामला चला था और सरकार बन गई, ज्यादा सीट ले लिए उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को हल्के में लेने का काम मत करिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो आएगी कल परसों में, उसमें हम लोग जानेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें। तो इसीलिए कहे ना कि पूरी बारात जाती है, यहां से सांसद नहीं जाते हैं, पूरी बारात जाती है और यहीं से दुल्हा तय होता है। आइए, तो मोदी जी भी यहीं से बनारस से लड़े हैं, तो समझ जाइए क्या हम कहना चाहते हैं, दुल्हा यहीं से तय होता है। आइए, ज्यादा कुछ कहना भी नहीं है, अब केवल हमको एग्जाम की दृष्टि से हम लोग बात करेंगे, इंटरटेनमेंट होता रहेगा। लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और उत्तर प्रदेश में 80 है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहिए या दूसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे आएगा बिहार और चौथे नंबर पे आएगा पश्चिम बंगाल। हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे बिहार आएगा, बिहार में 40 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 39 सीटें हैं। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जैसे जैसे उस स्टेट को हम लोग पढ़ेंगे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में 48 सीट है। अच्छा, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहां पे है? उच्च न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहां पर है? बंबई उच्च न्यायालय। हालांकि ये जानकारी की बात है, जेन्युइन बात है, यहां से परीक्षा में पूछ दिया जाए कोई जरूरी नहीं है यहां से, बट जानकारी बहुत जरूरी है, जानकारी बहुत जरूरी है। अब ऐसे ऐसे सवाल तो उन परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए हैं। आइए, प्रशासन में हम लोग बात कर रहे हैं मुंबई के। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे जिस समय मुंबई राज्य का गठन हुआ? कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। अभी हम लोग बात कर रहे थे जिस समय गठन हुआ, सरकार पहली बार बनी, उस समय वहां के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजा महाराजा सिंह, राजा महाराज सिंह, राजा महाराज सिंह। और वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भैया रमेश बैस। बैस साहब हैं, याद रखिए, केवल बैस साहब को याद रखिए, काम हो जाएगा। ये बैस साहब हैं, बैस साहब वर्तमान समय में राज्यपाल हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री हुई द फर्स्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र? तो आंसर पड़ेगा, इधर देख लीजिए, आंसर पड़ेगा प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान। देखिए चौहान जी हैं, यशवंत राव चौहान प्रथम मुख्यमंत्री हैं। कहां के? महाराष्ट्र के। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान जी हैं। और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। ये कहानी बड़ी आप लोग इंटरेस्टिंग कहानी है, किसी दिन इस पर हम बात कर लेंगे, बहुत ही अच्छी कहानी है। खैर आज हमको ज़्यादा बात करनी है, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है तो इस पे काफ़ी पॉइंट हमको देना है। आइए, दही हांडी को महाराष्ट्र, इसमें अब कुछ और पॉइंट जो इस हमारा इस स्टार पॉइंट है, इस पे बात कर लेते हैं। दही हांडी को महाराष्ट्र में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दे दी गई है। एक आधिकारिक खेल के रूप में दही हांडी को महाराष्ट्र राज्य में मान्यता दे दी गई है। सवाल पूछेगा दही हांडी खेल किस प्रदेश का है? तो आंसर पड़ेगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का में हाल ही में किस खेल को आधिकारिक मान्यता दे दी गई है? तो दही हांडी को दी गई है। आइए और एक बात सुनिए, महाराष्ट्र के नासिक शहर को शराब की राजधानी के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक शहर को
शराब की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ध्यान दीजिए एक बात, महाराष्ट्र राज्य जो है इसकी राजधानी मुंबई है और इसकी उपराजधानी क्या है? तो उपराजधानी पड़ेगी नागपुर। इसकी उपराजधानी भी एक है, नागपुर है। खैर, हम लोग आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक शहर को शराब की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और नासिक में किस फसल सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो प्याज का उत्पादन होता है, ये भी नोट रख करिएगा। प्याज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। माथेरन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। माथेरन, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये माथेरन जो है, यहां से सवाल बनेगा। माथेरन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। अब यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। माथेरन जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। पूछेगा क्या कि माथेरन हिल स्टेशन कहां पे है? तो हमारा आंसर क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। आइए अगले पेज पे हम चलते हैं। एक सवाल पूछता है, चोखा मेला कौन थे? चोखा मेला, चोखा मेला जो थे महाराष्ट्र के एक संत थे। चोखा मेला से सवाल पूछता है, चोखा मेला कौन थे? तो चोखा मेला महाराष्ट्र के एक संत थे। हमारा एक पॉइंट था, हैशटैग पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चोखा मेला कौन थे? चोखा मेला महाराष्ट्र के एक संत थे। यहां से सवाल बनता है। आइए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और हम प्रकाश डालते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब दी गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला, अच्छा पूछता है गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? ये भी सवाल पूछता है। महाराष्ट्र में है, मुंबई में। और इंडिया गेट कहां पे है? तो दिल्ली में। भूलिएगा मत, दोनों में इतना कम अंतर है सवालों में, बाकी दोनों दो सवाल हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। याद रखिएगा, याद रखना आपका काम है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1913 को, 31 ऑफ मार्च 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सीडेनहैम क्लार्क द्वारा रखी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर जॉर्ज सीडेनहैम क्लार्क द्वारा रखी गई थी। यह राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत में जब पहली ब्रिटिश सम्राट यात्रा के आगमन की बधाई देने के लिए इसकी आधारशिला रखी गई थी। पहली बार जब महारानी साहिबा का आगमन हुआ तो उनको बधाई देने के लिए, सोचिए कितना बड़ा काम हुआ। आज भी ऐतिहासिक है, अच्छी बात है। आइए एक और हैशटैग पॉइंट है, जीरो माइल स्टोन भारत का एक भौगोलिक केंद्र है। यह नागपुर में स्थित है। जीरो माइल स्टोन कहां पे स्थित है? तो नागपुर में। यह भी याद रखिएगा, जीरो माइल स्टोन कहां पे है? जीरो माइल स्टोन कहां पे है? तो नागपुर में है। यह भारत का एक भौगोलिक केंद्र है। भारत का एक भौगोलिक केंद्र है और कहां पे स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम और लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम और देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र। खैर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड की जानकारी रखते हैं, उसके बाद हम लोग एक क्रम से सभी स्टेट को पढ़ते जाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है और उपराजधानी देखिए आ गया नागपुर। नागपुर आ गया, हम बात कर रहे थे अभी उप राजधानी की और मिल गया। महाराष्ट्र की उपराजधानी क्या है? नागपुर और राजधानी मुंबई। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। महाराष्ट्र को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो
महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जल मार्ग से बहुत ही यहां पे व्यापार होता है महाराष्ट्र में। आइए, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है। महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, हम अभी बात कर रहे थे कि इस राज्य की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बाकी इसकी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है। क्यों करती है, कैसे करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय सीमा है, तटीय सीमा है, जलीय सीमा है, बाकी कोई स्थलीय सीमा इसकी नहीं है, जलीय सीमा है। आइए, महाराष्ट्र में शहरीकरण का स्तर देश में सबसे ज्यादा है। ये पॉइंट याद करने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जो है शहरीकरण का जो स्तर है, यानी शहरों का निर्माण, महाराष्ट्र के जो, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हमारे यहाँ शहर गांव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है शहर गांव में। शहर को हम शहर कहते हैं और हम गांव से जब शहर को जाते हैं तो कहते हैं हम लखनऊ शहर आ गए, हम बनारस आ गए। और महाराष्ट्र में शहरीकरण बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा शहरीकरण किसी प्रदेश में है तो वह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शहरीकरण का स्तर देश में सबसे ज्यादा है, पूरे भारत देश में। आइए, महाराष्ट्र के कई प्रसिद्ध संत हुए, उन संतों के बारे में जानकारी रखते हैं। कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं, कुछ प्रसिद्ध संत हुए। आइए संत लोगों को जान लेते हैं, कौन से संत लोग हैं। आइए, नरसिंह महाराज जी हैं। ये नरसिंह महाराज जी कहां के संत थे? महाराष्ट्र के। नरसिंह महाराज जी कहां के संत थे? महाराष्ट्र के। श्री गजानन महाराज, श्री गजानन महाराज कहां के संत थे? महाराष्ट्र के। श्री गजानन महाराज कहां के संत थे? महाराष्ट्र के। श्री साईं बाबा, आइए साईं बाबा को देखते हैं। श्री साईं बाबा कहां के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ कहां के संत थे? तो महाराष्ट्र के संत थे। और टेम्बे स्वामी, ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा जो टेढ़ा होता है वही परीक्षा में पूछने की संभावना रहेगी। टेम्बे स्वामी कहां के संत थे? महाराष्ट्र। आइए, महाराष्ट्र अगला जो पॉइंट है इसको हैशटैग या आईएमपी कर लीजिए। आईएमपी, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। महाराष्ट्र में जो है अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, खूब नाम सुने हैं। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा है कहां पे भैया? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। अब सवाल पूछेगा तो आपका जवाब पड़ेगा महाराष्ट्र। अजंता की गुफा कहां पे है? महाराष्ट्र। एलोरा गुफा कहां पे है? महाराष्ट्र। और इस गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कहा है। आइए, महाराष्ट्र में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं, उन जगहों की बात करते हैं। उस जगह तो पूरी महाराष्ट्र घूमने वाली ही है। जैसे घूमने वाली बात की जगह की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी बात आ रही होगी? एक बात तो पक्का आ रही होगी, वो जगह कौन सी है? जुहू चौपाटी। बाकी हम जुहू चौपाटी बताने वाले नहीं हैं। आइए बात करेंगे, कौन सी जगह है घूमने वाली? खंडाला, अंबोली। अंबोली कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर कहां पे है? महाराष्ट्र में है। अलीबाग, अलीबाग कहां पे है? महाराष्ट्र में है। माथेरान, माथेरान कहां पे है? महाराष्ट्र। पंचगनी, पंचगनी कहां पे है? महाराष्ट्र। पंचगनी कहां पड़ेगा भैया? महाराष्ट्र। भीमा शंकर कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र। भीमा शंकर कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र। और इगतपुरी कहां पड़ेगा? तो महाराष्ट्र। इगतपुरी कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र। आइए, आइए एक और आईएमपी, एक और आईएमपी।
पॉइंट है, महाराष्ट्र में लोनार झील, कौन सी झील भैया? लोनार झील। लोनार झील एक खास झील है जो 52,000 साल पहले उस झील का निर्माण हुआ है। 52,000 साल पहले उस झील का निर्माण हुआ है और यह एक उल्का पिंड, यह माना जाता है एक उल्का पिंड के गिरने से, जब उल्का पिंड गिरा तो बहुत विशालकाय स्थान में गिरा वो उल्का पिंड, और जैसे गिरा तो पृथ्वी को एकदम से दबा सा दिया, और इतना दबा दिया कि बहुत विशालकाय क्षेत्र में बहुत विशालकाय एक खड्डा बन गया। जो खड्डा बन गया वही किस नाम से जाना जाता है? एक झील बन गई, और वो झील किस नाम से हम जानते हैं? लोनार झील। लगभग 52,000 साल पहले एक उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, एक बात जानिए, महाराष्ट्र में एक जिला है अहमदनगर जिला, नाम सुने हैं? अहमदनगर जिले में एक गांव पड़ता है, उस गांव की मैं कहानी बता दे रहा हूं। एक गांव पड़ता है सिंगड़ापुर। सिंगड़ापुर गांव में के लोगों की एक दास्तान है कि वो लोग अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करते हैं। यहां सवाल पूछता है, एसएससी में सवाल पूछता है यहां से कि कौन सा गांव है महाराष्ट्र में जहां के लोग अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करते हैं। अच्छा, ये तो नाम पड़ेगा सिंगड़ापुर के लोग अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करते हैं, हमारा काम तो यहीं पे हो जाएगा। बाकी बंद क्यों नहीं करते हैं? आपके मन में ये सवाल अभी कौन रहा होगा कि बंद क्यों नहीं करते हैं, उस पर भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये महाराष्ट्र में सनी सिंगड़ापुर के लोग जो हैं अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं करते हैं, वैसे ही खुला रहता है, और कईयों घर में तो दरवाजा होता ही नहीं है। आइए हम सिंगड़ापुर गांव की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, अभी हम अहमदनगर जिले की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सनी सिंगड़ापुर गांव में जो जितने भी घर हैं, घरों में दरवाजे होते ही नहीं हैं, दरवाजे ही नहीं बनाए जा रहे हैं, तो बंद कहां से करेंगे लोग? उन लोगों के अंदर ऐसा विश्वास है, और एक मान्यता भी है, एक विश्वास भी है, और वहां पे चोरियां नहीं होती हैं। दरवाजा नहीं है फिर भी चोरियां नहीं होती हैं, और हमारे यहां लाक लगता है फिर भी चोरियां हो जाती हैं। खैर आइए देखिए, ये महाराष्ट्र नहीं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है भैया, लाक लगाना पड़ेगा, लाक लगाना पड़ेगा। आइए, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां के लोग मानते हैं कि भगवान शनि देव खुद इस गांव की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि शनि देव इस गांव में मौजूद हैं और गांव वालों की रक्षा करते हैं। ये मान्यता है वहां पे कि उस गांव में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिंगड़ापुर गांव में शनि देव अब आज भी मौजूद है और उस गांव की रक्षा करते हैं। उस गांव के लोग दरवाजा लगाते ही नहीं है, वैसे खुला रहता है पूरा उनका घर, बाकी कोई चोरी कोई नुकसान नहीं होता है। सनी सिंगड़ापुर में शनि देव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। सनी सिंगड़ापुर गांव में एक शनि देव का प्रसिद्ध मंदिर भी है। इस मंदिर में काले रंग की स्वयंभू मूर्ति है जो 5 फुट की है। काले रंग की एक स्वयंभू की मूर्ति है जो 5 फुट की है। यहां के लोग अपने पैसे और आभूषणों को असुरक्षित छोड़ देते हैं। अच्छा, असुरक्षित छोड़ते हैं, बाकी रहता सुरक्षित है। यहाँ के जो लोग हैं भैया, कैसे लोग हैं, आइए देखिए। यहाँ के लोग अपने पैसे, अपने आभूषण, अपने गहने, अपने जेवरात, सब कुछ वैसे की वैसे बिखरा कर असुरक्षित छोड़ते हैं। छोड़ते तो असुरक्षित हैं, बाकी रहता सुरक्षित है। छोड़ते तो सुरक्षित है, बाकी रहता, छोड़ते तो असुरक्षित है। कहीं रख दिए भैया, कोई लेकर जा सकता है। यह केवल महाराष्ट्र के सिंगड़ापुर गांव में ही संभव है। हमारे यहां तो अभी कैमरा चल रहा है, फिर भी रख दीजिए, समझ में आ जाएगा 15 मिनट में। यहां के लोग अपने पैसे और आभूषणों को असुरक्षित छोड़ देते हैं, फिर भी सुरक्षित रहता है। यहां चोरी नहीं होती और चोर चोरी करने से घबराते हैं, करता ही नहीं है चोर चोरी।
वहां पे चोरी होती ही नहीं है। आइए, यहां के लोग अपने कीमती सामानों को थैली और डिब्बों में रखते हैं। घर में कोई थैला थैली है, झोला है, उसी में सोना चांदी रख देंगे। जेब में अपने सोना चांदी रख के छोड़ देंगे। जैसे हम लोग 10 रुपए भी रखते हैं अपने जेब में, तो कहीं बाहर चले गए तो सोचते हैं कहाँ है, बाद में पता चलता है शाम को, अरे वो तो चूहा लेकर चला गया। चूहा नहीं ले जाता है। आइए, यहाँ के लोग अपने कीमती सामानों को थैली और डिब्बों में रख देते हैं। यहाँ के शौचालयों में भी दरवाजे नहीं होते। अब देखिए कैसी मान्यता है, कैसी परंपरा है। अब तक तो हम लोग देख रहे थे घरों में नहीं है दरवाजे, शौचालयों में भी नहीं है। ये आप जानकारी रखिए, जानकारी रखिए। ये सिंगड़ापुर गांव की जानकारी है। क्या है, यहाँ के शौचालयों में भी दरवाजे नहीं, एक पर्दा लगा होता है, बस कपड़े का पर्दा। यानी दरवाजे से पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति यहां पे नहीं होगा। कह दिया जाए कि दरवाजा एकदम बैन है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक पर्दा बस लगा होता है। यहां के शौचालयों में भी दरवाजे नहीं होते हैं, बस प्राइवेसी के लिए दरवाजे पर चादर रहती है। एक चादर, वही पर्दा, जिस पर्दे की हम बात कर रहे हैं, एक पर्दा रहता है। यहां के लोग अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते क्योंकि उन्हें खुद किसी भी तरह की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं होती। सब सुरक्षित है, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों फालतू खर्चा करना भाई, अपना बिजनेस करेंगे वो लोग, इसलिए तो कहां से कहां है। आइए, यहां के लोगों की अपनी कीमती चीजों की सुरक्षा के लिए, पशु पक्षियों से बचने के लिए दरवाजे पर बांस लगाना पड़ता है। दरवाजे, अच्छा, बांस लगाने वाली जो बात है, ये बहुत पहले या कह सकते हैं मुश्किल से 25-30 वर्ष पहले हमारे यहाँ भी थी। दरवाजे पे बांस लगाए जाते थे उसे रोकने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए। बस वहां पे थोड़ी सुरक्षा के लिए केवल एक बांस लगा दिए जाते हैं। आज भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, हमारे यहाँ, सबके यहाँ, जहां पे जिस घर में गाय भैंस बांधी जाती हैं उस घर में बांस लगाकर लोग रोकते हैं कि कोई दूसरा जानवर न प्रवेश करे। वही बांस है जो हमारे यहाँ लगाया जाता है गाय भैंस के घर में, वही बांस यहाँ पे लगाया जाता है। आइए, अब ये ढेर सारी जानकारियां रहीं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में और भी कुछ एक पॉइंट है, शिव सागर झील महाराष्ट्र में है। शिव सागर झील, एक झील की बस बात करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। शिव सागर झील, शिव सागर झील कहां पे है, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, ये हम एक छोटा सा एप्पल बनाकर जा रहे हैं, एक सेब बनाकर जा रहे हैं। इसी सेब में एक सेब लिखे हैं, शिव सागर है, और ये शिव सागर झील का नाम है। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक काम करिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।